Hello, all. So, this question says a spy jumps from an airplane with his parachute. The spy accelerates downward for some time, and when the parachute opens, the acceleration is suddenly checked, and the spy slowly falls on the ground. Explain the action of parachute in checking the acceleration. देखिए, लेट्स बिगिन. जब स्पाई मान लीजिए एयरप्लेन से बाहर निकलता है, ओके, तो उस स्पाई पर जो फोर्सेस एक्ट करते हैं, ठीक है, इट्स मेनली ग्रेविटी. ये इसका मान लीजिए पैराशूट का बैग है, इस पर एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है, ग्रेविटी. लेकिन कुछ देर के बाद, अभी मान लीजिए उसने पैराशूट खोला नहीं है, कुछ देर के बाद ये कुछ वेलोसिटी गेन कर लेता है. और वेलोसिटी गेन कर लेता है, क्यों गेन कर लेता है? क्योंकि इस पे mg लग रहा है, तो इस पर एक एयर रेजिस्टेंस लगने लग जाता है. एयर का रेजिस्टेंस लगने जाता है, जिसको हम F बाय एयर बोल सकते हैं. ओके, F बाय एयर में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है कि F बाय एयर इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड, और ये वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है और प्रोपोर्शनल टू स्पीड है. तो स्पीड जितनी ज़्यादा है, F बाय एयर उतना ही ज़्यादा होगा. बट ऑल्सो जो F बाय एयर है वो फॉलिंग ऑब्जेक्ट के साइज और शेप पे भी बहुत डिपेंड करता है. ओके, तो जितना बड़ा और जितना वाइड साइज होगा, उतना ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा. तो जबकि इसने बैग में पैराशूट रखा हुआ है और पैराशूट ओपन नहीं है, तो इसका साइज़ बहुत छोटा है, तो एफ एयर बहुत छोटा है, और इसलिए अभी भी एक्सेलरेट कर रहा होगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ते जा रही होगी, तो ये बड़ी तेज़ी से एक्सेलरेट करता है. लेकिन जब इसका पैराशूट ओपन हो जाता है, मान लीजिए यहाँ पे आ गया ये, अब इसने पैराशूट ओपन कर लिया, तो जब ये पैराशूट इसने ओपन कर लिया, तो एक बड़ा सा पैराशूट खुल गया सपोज. अब पैराशूट अपने अंदर बहुत सी एयर को ट्रैप कर लेता है. पैराशूट में ज़्यादा मास तो होता नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा साइज़ बहुत बड़ा होता है पैराशूट का, बहुत ही बड़ा साइज़ होता है. तो ऐसे में बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स पैराशूट पे अपोजिट डायरेक्शन से टकराते हैं, एंड दे क्रिएट अ लॉट ऑफ एयर रेजिस्टेंस. बहुत ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस लगता है, F बाई एयर बहुत ज़्यादा लगता है. तो जो इसने बहुत ज़्यादा वेलोसिटी गेन कर ली थी, अब mg तो अभी भी उतना ही लग रहा होगा. तो ऐसे में जो नेट फोर्स इस पर है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने लगता है, बिकॉज F एयर बहुत ज़्यादा है, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ होगा. भाई F एयर बहुत ज़्यादा है, mg अभी भी बहुत छोटा है, तो ऐसे में इसकी वेलोसिटी घटने लगती है और ये डिसेलरेट करने लगता है. और जैसे जैसे स्पीड घटेगी, वेलोसिटी घटेगी, स्पीड घटेगी, एफ एयर भी छोटा होता जाएगा. ओके, तो एक ऐसी स्टेट आती है जब वेलोसिटी काफ़ी कम हो जाती है इसकी. यहाँ पर वेलोसिटी काफ़ी कम हो गई है, mg अभी भी लग रहा है, ओके, और एफ एयर भी लगता रहेगा इस पर, लेकिन एफ एयर भी स्पीड कम होने की वजह से कम ही लग रहा है. ओके, लेकिन अब एफ एयर mg के बराबर हो गया है. ओके, अब ये कांस्टेंट स्लो वेलोसिटी से नीचे गिरता रहता है, और ये वेलोसिटी पहले से ही डिसाइडेड होता है कि भाई ये वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए. तो ये साइज़ वगैरह हम पैराशूट का इतना बड़ा लेते हैं, ठीक है, ताकि इस पे इसके mg के बराबर एफ एयर लग सके. और ये एफ एयर जब पहले बहुत ज़्यादा था, तो ये वेलोसिटी को इतना कम कर सके कि उतने बड़े जर्क को, उतने मोमेंटम से जब ये गिरे सरफेस पे, तो उसे झेल सके. ओके, तो इस तरह से वो एक ग्राउंड पे लैंड करता है. तो देखिए क्या क्या हुआ यहाँ पे, पहले मैं समझाता हूँ आपको. पहले वो पैराशूट को बैग में पैक था, ऐसे पैराशूट को लेके नीचे उतरा. अब इस पर केवल mg का फोर्स है. फिर धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ेगी तो एफ एयर लगेगा, तो लेकिन बहुत कम लगेगा, क्योंकि इसका खुद का साइज़ बहुत कम है, छोटा साइज़ है इसका. अब ये अभी भी बहुत तेज़ी से एक्सेलरेट करेगा. फिर इसने पैराशूट को ओपन किया. अब पैराशूट को ओपन करने के बाद एकदम से पैराशूट बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़े एयर को ट्रैप कर लेगा इसके अंदर, और एफ एयर का जो रेजिस्टेंस है, एयर का रेजिस्टेंस, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे नेट फोर्स एयर रेजिस्टेंस की तरफ लगने लगेगा. जिससे क्या होगा, इसकी वेलोसिटी कम होने लगेगी. जो वेलोसिटी इसने बिना पैराशूट खोले गेन कर ली थी, वो वेलोसिटी कम होने लगेगी. और वेलोसिटी जब बहुत कम हो जाएगी, काफ़ी कम हो जाएगी, तो एयर रेजिस्टेंस भी घटता घटता mg के बराबर आ जाएगा, और फिर ये उसी लो कांस्टेंट वेलोसिटी से ज़मीन पे गिरेगा. ओके, तो ये इसकी मैकेनिज्म है. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. देखिए अगला सवाल कह रहा है कि कंसिडर अ बुक लाइंग ऑन द टेबल, द वेट ऑफ द बुक एंड द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय टेबल
आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। देखिए हम देख सकते हैं यहाँ पर कि बुक का वेट लग रहा है mg और इस पर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है n। ठीक है, इनकी बात पहले भी हो चुकी है लास्ट चैप्टर में। तो ये पूछा गया इज दिस एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो भाई देखो नहीं, ये हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। देखिए mg बुक पे लगाया है अर्थ ने, ओके, तो इस mg का जो रिएक्शन है वो अर्थ पे लगेगा। ओके, न्यूटन्स थर्ड लॉ टू बॉडी इवेंट है, एक ही बॉडी पे एक्शन और रिएक्शन नहीं लग सकते, लेकिन यहाँ पे तो mg और उसका और नॉर्मल रिएक्शन ये दोनों ही एक ही बुक पे लग रहे हैं। तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि एक्शन रिएक्शन एक ही बॉडी पे लगे, वो हमेशा दो बॉडीज़ पे लगते हैं, टू बॉडी इवेंट है। जैसे बॉडी वन अगर बॉडी टू पे फोर्स लगाएगी तो बॉडी टू भी बॉडी वन पे फोर्स लगाएगी। तो mg बुक पे अर्थ ने लगाया है तो बुक भी एक mg के बराबर का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स अर्थ पे लगाएगी, जो अर्थ के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगेगा। ओके, अभी जो n कहाँ से आया, तो एक्चुअली mg के एक्शन से बुक नीचे गिरना चाहती है, अर्थ उसे पुल कर रही है। तो हुआ क्या भाई, टेबल की सरफेस ने इसको नीचे जाने से रोक दिया, तो टेबल की सरफेस पे एक फोर्स लगाती है n। ओके, तो ये फोर्स जो n है वो टेबल लगा रही है ना कि अर्थ, तो ये उसका mg का रिएक्शन नहीं है। और इनफैक्ट जो n आप टेबल ने लगाया है ना, n टेबल ने लगाया है बुक पे, तो बुक भी टेबल पे एक अपोजिट डायरेक्शन में n लगाएगी और ये n और ये n एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे। ओके, तो n और mg कभी भी न्यूटन्स थर्ड लॉ के एग्जाम्पल्स नहीं होते। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, इसमें लिखा है दो ब्लॉक अनइक्वल मासेस के हैं, क्वेश्चन नंबर 15, एंड दे आर टाइड बाय अ स्प्रिंग। अगर ब्लॉक्स को थोड़ा दूर की तरफ पुल कर दिया जाए, जैसे ये दो लोगों से पुल कर देते हैं और फिर रेस्ट से रिलीज कर देते हैं एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे, आर द फोर्सेस ड्यू टू द स्प्रिंग ऑन द टू ब्लॉक इक्वल एंड अपोजिट? यस, दे आर इक्वल एंड अपोजिट। एंड इट सेज फर्दर सेज इफ यस इज इट एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ? देखिए इस पे और डिस्कशन करते हैं। देखिए ये एक मास है, मान लेते हैं m1, और ये स्प्रिंग है, और ये एक मास है m2। ठीक है, अब मान लीजिए स्प्रिंग थोड़ी खींची हुई है, तो स्प्रिंग क्या करेगी? देखिए स्प्रिंग का लेफ्ट एंड m1 को ऐसे पुल करेगा एक फोर्स जिसको हम कहते हैं Fs, स्प्रिंग फोर्स, और स्प्रिंग का राइट एंड m2 को पुल करेगा Fs, जिसे हम कहते हैं स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स के बारे में और जानेंगे इस चैप्टर में, आपने पढ़ा भी होगा। तो अगर ये एक आइडियल स्प्रिंग है तो स्प्रिंग अपने दोनों एंड पर इक्वल फोर्स लगाती है। ये इम्पॉसिबल है कि स्प्रिंग लेफ्ट एंड पे कुछ डिफरेंट फोर्स लगाए और राइट एंड पे डिफरेंट फोर्स लगाए। स्प्रिंग के दोनों एंड पर जो फोर्स होता है वो हमेशा इक्वल होता है और अपोजिट होता है। ओके, तो m1 और m2 पर जो फोर्सेस लग रहे हैं स्प्रिंग फोर्सेस वो हैं तो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में भी हैं, ये क्लियर है। तो पहले का आंसर है येस, द फोर्सेस ड्यू टू स्प्रिंग ऑन द टू ब्लॉक्स आर इक्वल एंड अपोजिट। लेकिन क्या ये न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है? नहीं भाई, देखिए एक्चुअली न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि अगर m1 ने m2 पे फोर्स लगाया है और फिर m2 भी इन रिटर्न m1 पे फोर्स लगाए तो ये न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है। ओके, जबकि ये Fs जो लग रहा है m1 पे, जो Fs लग रहा है m1 पे, वो एक्चुअली स्प्रिंग ने लगाया है। ओके, तो m2 ने नहीं लगाया, इसलिए हम इन दोनों फोर्सेस को, और ऐसे ही m2 पे जो फोर्स लग रहा है वो स्प्रिंग ने लगाया है, m1 ने नहीं लगाया, तो हम इन दोनों फोर्सेस को एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बोल सकते, न्यूटन थर्ड लॉ के एग्जाम्पल नहीं बोल सकते। हो क्या रहा है, अगर हम यहाँ पे स्प्रिंग को ड्रॉ कर दें, देखिए मैंने स्प्रिंग को ड्रॉ कर दिया, तो स्प्रिंग के लेफ्ट एंड ने m1 को पुल किया था, तो m1 भी स्प्रिंग के लेफ्ट एंड को Fs से पुल करेगा, और ये जो दोनों फोर्सेस हैं लेट्स से 1 और 1 डैश, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है, न्यूटन थर्ड लॉ के एग्जाम्पल है। ऐसे ही स्प्रिंग के राइट एंड ने m2 को पुल किया था, तो m2 भी स्प्रिंग के राइट एंड को ऐसे पुल करेगा, और ये जो दो फोर्सेस हैं मान लीजिए 2 और 2 डैश, ये दोनों न्यूटन थर्ड लॉ के एग्जाम्पल हैं, ना कि Fs और Fs जो m1 m2 पे लग रहे हैं। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। चलिए चलते हैं, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं।